गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को पहले दिन प्रश्नावली 1.1 पढ़ा चुके हैं। आज 1.2 की चर्चा करेंगे। 1.2 में भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाएं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से ना कटें उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में सवाल नंबर 1 में आप देखेंगे। इनका गुणनखंड करना है। पहला सवाल है प्रश्नावली 1.2। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुनाई 4 पंचे 20 गुणे 7, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ 140 का। इसी प्रकार 156 नंबर 2, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। सवाल नंबर 3, 38-25 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 17। सवाल नंबर 4, 5005 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। सवाल नंबर 5, 74-29 17 गुणे 19 गुणते 23। ये पहले सवाल में 5 सवाल थे, इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। सवाल नंबर 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि एचसीएफ बराबर एलसीएम के। तो प्रश्न नंबर 2 में पहला सवाल है 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम 26 2 गुणे 13 91 7 गुणे 13। तो एचसीएफ इनका हुआ 13। अब एलसीएम इनका निकालेंगे। दो गुणे 7 गुणे 13 बराबर आएगा 182। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 13 गुणते 182 बराबर होगा 2366। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91 बराबर ये भी 2366 ही आए। आता है
HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये सिद्ध हुआ। HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सवाल नंबर 2, इसमें भी यही करना है। 510 और 92 का LCM अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात करते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 17। 92 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23। ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब HCF इनका होगा 2। HCF दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड ही HCF होता है। LCM इनका होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ये आएगा 2 34 60। अब आगे दोनों का गुणनफल HCF गुणे LCM बराबर 2 गुणते 23 460 बराबर आएगा ये 46,920। दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याएं आपकी हैं 510 गुणते 92। ये भी आपका 46,920 है। अतः इससे सिद्ध हुआ अतः HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। रूप सवाल नंबर 3, तीन 336 और 54 का LCM और HCF का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें भी यही सिद्ध करना है। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7
54 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यह CF हुआ 2 गुणे 3 अर्थात 6। या CF दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल ही यह CF होता है। LCM 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये आता है आपका 30 24। पुनः यह CF गुणे LCM 6 गुणे 30 24 बराबर होगा 18 144। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं इनकी हैं 336 गुणे 54, ये आपका आता है 144। अतः यह CF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रूव, ये भी सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या CF और LCM ज्ञात करना है। जैसे 12 15 21, 12 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनाई 4 तिहाई 12। अगला है 15 3 गुणे 5, अगला है 21 3 गुणे 7। अब इसका या CF निकालेंगे। यह CF वही होगा जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, अर्थात 3। LCM इनका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5, अर्थात होगा 420। ये इनका LCM हुआ और ऊपर वाले में CF हुआ। अगला सवाल, प्रश्न नंबर
3 है, 3 का 3, 8 9 25, 8 9 25 में 8 का गुणनखंड हुआ 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का गुणनखंड हुआ 1 गुणे 3 गुणे 3। 25 का हुआ 1 गुणे 5 गुणे 5। एचसीएफ इनका हुआ, एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में या जितनी संख्याएं रहेंगी सब में उभयनिष्ठ गुणनखंड एचसीएफ होगा। अतः एचसीएफ यहाँ पर केवल एक है। एलसीएम एक गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आता है आपका 1800। ये एलसीएम हुआ, ऊपर एचसीएफ निकला। ये तीसरे का तीसरा था। अब प्रश्न नंबर 4। चार में एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और दोनों संख्याएं दी गई हैं। इनमें से एक राशि न मालूम हो तो उसको निकाल सकते हैं। इसका सूत्र है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम निकालना है। पहला व्यंजक है 306 और दूसरा है 657। एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे 9, काट देंगे। 9 3 27, 3 3 9 4 36। एलसीएम बराबर आ जाएगा 34 गुणे 657 बराबर आ जाएगा 223 38। ये एलसीएम हुआ दोनों का। प्रश्न नंबर 5, ये आंसर हुआ आपका। प्रश्न नंबर 5 में है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्रश्न नंबर 5, छः की घात 6 बराबर 2 गुणे 3, 2 और 3 ही गुणनखंड होंगे। अतः 6 की घात n बराबर 2 के गुणे 3 घात n। इस गुणनखंड में पाँच नहीं है, 5 नहीं है। अतः इसके गुणनफल
इसका गुणनफल का अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर तभी समाप्त होगा जब इनके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होंगे, तभी 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। अतः इसके गुणनखंड में केवल 2 है, 5 नहीं है, अतः अंतिम अंक 0 नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 6, इसमें व्याख्या कीजिए 7 गुणे 13 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 संग भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसमें ज्ञात करना है भाज्य संख्या क्यों हैं। भाज्य संख्या तभी होगी जब वो किसी न किसी संख्या से कटेगी, अर्थात उसका कोई न कोई गुणनखंड होगा। तो सवाल नंबर आपका है 7 गुणे 13 7 गुणे 11 11 गुणे 13 धन 13, ये भाज्य है, इसको बताना है। तो 13 कॉमन लेंगे, 7 गुणे 11 धन 13 77 प्लस 13 13 यहाँ 1 78। अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसका एक गुणनखंड एक गुणनखंड 13 है। इसी प्रकार दूसरा सवाल इसमें है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इसमें भी आप 5 कॉमन लेंगे दोनों में। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1। ये आपका गुणनफल आएगा 1008 प्लस 1 5 गुणित 1009। अतः यहाँ भी गुणनखंड 5 आ गया, अतः ये भी भाज्य संख्या है। अतः यह भी भाज्य संख्या है। सवाल नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में सवाल आपका है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
तो लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। अब रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वही इनका उत्तर होगा। उतने समय बाद पुनः ये एक स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे। 18 तो 3 6 3 18 12 एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 36। जो इनका लघुत्तम आएगा, एलसीएम आएगा, उतने ही समय पश्चात वे पुनः एक साथ मिलेंगे। ये सवाल नंबर 7 हुआ। ये प्रश्नावली 1.2 आपका समाप्त हुआ। अब प्रश्नावली 1.3। 1.3 में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पहले जानना है आपको। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रकट किया जाए, जहाँ पर P और Q सहभाज्य पूर्णांक तथा Q ≠ 0 हो। तो परिमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रकट किया जाए। जहाँ पर P और Q सहभाज्य पूर्णांक हों तथा Q ≠ 0। ये परिमेय संख्या की परिभाषा हुई। अब इन संख्याओं के अलावा जो भी संख्या है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
पहचानने के लिए परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे? जितने भी पूर्णांक हैं या भिन्न हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्या पहचानने के लिए करणी के अंतर्गत जो है कोई अभाज्य संख्या हो तब परिमेय होगी, या दशमलव बिंदु के बाद कोई संख्या बार बार दोहराई ना जाए, अलग अलग संख्या आए, तो ऐसी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √7 या 0.01, 001, 001 ... ये इनकी पहचान है परिमेय संख्याओं की। वैसे देख करके ही बता सकते हैं कि परिमेय संख्या करणी में हो और अभाज्य संख्या हो तब अपरिमेय होगी, या दशमलव बिंदु के बाद कोई संख्या बार बार दोहराई न जाए, अलग अलग संख्या आए और आती रहे, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आइए प्रश्नावली में। तो परिमेय संख्याएं की परिभाषा जो है आपको याद हो गई होगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रकट किया जाए और जहां पर P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक तथा Q = not 0 हो। तो यहाँ आपका प्रश्नावली 1.1 माना √5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बड़ा है X। P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। √5 का वर्ग बराबर P वर्ग बटे Q वर्ग। 5 बराबर P वर्ग बटे Q वर्ग। 5Q बराबर P² बटे Q। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। और यदि 5Q एक पूर्णांक है यदि 5Q एक पूर्णांक है तो P²/Q एक भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता।
आता है 5q is not equal p square upon q। जो दिए हुए कथन के विपरीत है अतः √5 एक परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि √5 जो है परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 1 रहा। प्रश्न नंबर 2। इस प्रकार हमने ये देखा कि √5, √2, √3 जो भी अभाज्य संख्याएं हैं कर्ण के अंतर्गत होंगी वो सभी संख्याएं अपरिमेय होंगी। तो सवाल नंबर 2 है 3 + 2√5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना। इसको ही मान लेंगे माना तीन + 2√5 एक परिमेय संख्या। अतः 3 + 2√5 बराबर p/q। 2√5 बराबर p/q - 3 √5 इसको जोड़ते हैं p - 3q बटे q। √5 बराबर p - 3q बटे 2q। इतना आया, जबकि p - 3q बटे 2q एक परिमेय है, परंतु √5 एक अपरिमेय है। अतः यह कथन असत्य। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 3।
यहाँ भी ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्याएं हैं जो दी गई हैं। प्रश्न नंबर 3, नंबर 1, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। इसको भी मानेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, 1/√2 बराबर P/Q। तो √2 P बराबर Q। अब √2 बराबर P/Q/P। फिर से गुणा किए, गुणा करने के बाद √2 बराबर Q/P आया, जहाँ पर Q/P एक परिमेय संख्या तथा √2 एक अपरिमेय संख्या। अतः यह संभव नहीं, अतः हमारी कल्पना असत्य है। असत्य है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे का दूसरा, ये सभी सवालों को एक ही तरीके लगेंगे। दूसरा सवाल है 7√5। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5/P/Q √5 बराबर P/7Q। अतः √5 अपरिमेय संख्या है, तथा P/7Q एक परिमेय। अतः यह भी संभव नहीं है। अतः √5 ये 7√5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय। नंबर 3 का तीसरा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसमें भी मानेंगे, माना 6 + √2
एक परिमेय है। अतः 6 + √2 बराबर P/Q √2 बराबर P/6Q, जहाँ P/6Q एक परिमेय परंतु √2 एक अपरिमेय है। अतः सिक्स + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्नावली 1.3 भी समाप्त हुई आपकी। अब आगे प्रश्नावली है 1.4।